नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख और इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र की सियासत में बयानों का दौर हुआ और तेज। आदित्य ठाकरे का शिंदे गुट पर तंज, कहा हमसे आंखें नहीं मिला पा रहे, किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा द्रौपदी मुर्मू प्रतिज्ञा करें कि वो नहीं बनेंगी रबर स्टैंप राष्ट्रपति। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने केसीआर पर कसा तंज, कहा देश परिवारवाद की राजनीति से ऊब चुका है, अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं पार्टियां। सीएम नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान। सांसद ने किया उपेंद्र कुशवाहा के बयान का समर्थन, कहा नीतीश के आगे बीजेपी नतमस्तक। तो ये थी सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है किसानों से। क्या किसान फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? आज गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक को लेकर मोदी सरकार में खलबली मच गई है। तो क्या है किसानों का अगला कदम? कैसे किसान करेंगे मोदी सरकार का घेराव? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाले बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित न्यूज एंकर पर दर्ज हुई एफआईआर की, और बात होगी महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ की। सोमवार को क्या शिंदे पास कर लेंगे फ्लोर टेस्ट? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं त्रिपुरा में क्यों बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम करवाएंगे आपको रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन किसानों से किए अपने वादे मोदी सरकार भूल गई। अब एक बार फिर किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने गाजियाबाद में अहम बैठक की। तो क्या फिर ये सरकार के खिलाफ किसान करेंगे आंदोलन? देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से देश में शुरू होगा किसान आंदोलन। धरने, रैली और प्रदर्शनों का दौर फिर देखेगा देश। एमएसपी को लेकर मोदी सरकार के टालमटोल रवैये से परेशान किसानों ने फिर आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में ही 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था। यह आंदोलन कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर सरकार की लिखित गारंटी के बाद खत्म हो गया था। मोदी सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए, क्योंकि इसका ऐलान पीएम मोदी ने खुद किया था, लेकिन एमएसपी पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, सरकार की ओर से लिखित में वादा जरूर किया गया। अब सरकार अपने लिखित वादे से ही पीछे हटती दिख रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और एमएसपी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। आज गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में साफ कर दिया गया कि सरकार को अब और वक्त नहीं दिया जाएगा। सरकार आंदोलन की भाषा ही समझती है तो उसे उसी भाषा में बात की जाएगी और एमएसपी को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में धरना भी दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। 26 जुलाई को जयपुर में किसान संसद बुलाई जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुए समझौते, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अग्निपथ, सरकारी कंपनियों के निजीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 31 जुलाई को एमएसपी पर कमेटी बनाने की मांग को लेकर देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम की वापसी की मांग भी उठाई जाएगी। 18 से 20 अगस्त तक लखीमपुर खीरी में धरना दिया जाएगा। किसान पक्का मोर्चा लाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए वो सभी वापस लिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने 8 दिसंबर 2021 को किसानों को एक पत्र लिखा था, जिसमें एमएसपी पर एक कोर कमेटी बनाने और कमेटी में किसान नेताओं को शामिल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ये कमेटी नहीं बन पाई है, जिस कारण किसानों की एमएसपी की मांग को लगातार टाला जा रहा है। इसलिए किसानों को आंदोलन के रास्ते पर फिर से जाना पड़ रहा है। ये तो 100% सच है कि मोदी सरकार एमएसपी को लेकर किसानों के साथ किया वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन किसानों के साथ ये वादा खिलाफी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है। बीजेपी सिर्फ वादा खिलाफी ही नहीं करती, बल्कि गलत दावे भी करती है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर दिए गए बयान को उदयपुर की घटना से गलत तरीके से जोड़ने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस मामले में टीवी चैनल पर प्रसारित करने और उसे कई बीजेपी नेताओं की ओर से फैलाने पर राजस्थान में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई है। टीवी चैनल के प्रमोटर, एडिटर, एंकर और बीजेपी सांसद जयवर्धन सिंह राठौर और विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
राजनीति एक ऐसा खेल बन चुका है जिसमें जीतने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता है। किसी की छवि को खराब करने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाया जा सकता है और फोटोशॉप और एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाली इस दुनिया में ये सब बहुत आसान हो गया है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बीते दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ, जब उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया जिससे उनकी छवि खराब हो। ऐसे में कांग्रेस ने फौरन इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड में दिए गए बयान को भ्रामक बनाने के आरोप में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर, टीवी न्यूज एंकर और अन्य के खिलाफ जयपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर भ्रामक बनाया गया ताकि ये लगे कि गांधी ने उदयपुर घटना के आरोपियों को बच्चा कहा और उन्हें माफ करने की बात कही, जबकि राहुल गांधी ने अपने बयान में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ करने वालों को बच्चा कहते हुए माफ करने की बात कही थी। आपको बता दें कि जयपुर के बीन पार्क थाने में कांग्रेस नेता राम सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 153A, 295A, 120B तथा IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। इस प्राथमिकी में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर, टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन, मेजर सुरेंद्र पूनिया और यूपी के एक भाजपा विधायक कमलेश सैनी के खिलाफ शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि ये सब मीडिया समूह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राठौर, मेजर सुरेंद्र पूनिया और कमलेश सैनी की मिलीजुली साजिश है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि न्यूज एंकर और प्रमोटरों को पता था कि वायनाड में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो कन्हैया लाल मामले के आरोपियों के लिए नहीं था। यानी इस मामले ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कैसे साजिशन कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए किस तरह पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर इस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई हो। न्यूज चैनल और न्यूज एंकर ने तो माफी मांग ली है, अब बारी बीजेपी की है। क्या बीजेपी राहुल गांधी से मांगेगी माफी, ये देखना होगा। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने पहली जीत तो अपने नाम कर ली। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो गया। बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल की। अब सोमवार को एकनाथ शिंदे को फ्लोर टेस्ट में अपनी ताकत साबित करनी है। लेकिन विधानसभा स्पीकर के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के लिए फ्लोर टेस्ट की राह क्या होगी आसान, देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने अपना पहला इम्तिहान तो पास कर लिया है। बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत गए। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि ये सरकार शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। ये सरकार बाला साहेब के हिंदुत्व के विचार को आगे लेकर बढ़ रही है। उद्धव कैंप के कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मेरे साथ ही कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आप नाम बताइए, मैं उन्हें विमान से भेज दूंगा। एकनाथ शिंदे के शिवसेना और बीजेपी की सरकार वाले इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि स्पीकर के लिए हुई वोटिंग के बाद अब विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कौन से धड़े के विधायकों पर गाज गिरेगी। स्पीकर चुनाव में शिंदे गुट के बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले, जबकि उद्धव गुट के उम्मीदवार राजन साल्वी के समर्थन में 107 वोट पड़े। वहीं समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों और AIMIM के विधायक ने किसी भी पक्ष में मतदान नहीं किया। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़े काफी दिलचस्प हो गए। अगर शिंदे गुट के सभी 39 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तब भी विपक्ष के पास संख्या नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, जिसमें से एक विधायक का निधन हो चुका है। 39 बागी सदस्यों को निकालने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 248 हो जाती है, जिसके बाद जादुई आंकड़ा 125 रह जाता है। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं। अगर इनमें से 39 सदस्यों के वोट घटा दिए जाए तो भी आंकड़ा 125 आता है। वोटिंग में हिस्सा न लेने वाली पार्टियां सपा, AIMIM और CPM के विधायक और जेल में बंद NCP विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक भी उद्धव गुट के पक्ष में वोट डालते हैं, तो भी उनकी संख्या 125 तक नहीं पहुंच पाती। अब देखना होगा कि शिंदे इस बहुमत के साथ फ्लोर टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं। सोमवार का दिन एकनाथ शिंदे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अग्नि परीक्षा तो इस बार बीजेपी को त्रिपुरा में भी देनी होगी। विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता की दहलीज को लांघने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर विपक्ष तक पूरा जतन कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद
बीजेपी ने पूर्व उत्तर के कई राज्यों में जीत का परचम लहराया था। त्रिपुरा से लेकर मणिपुर तक पार्टी ने कब्जा जमाया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है। खासकर त्रिपुरा से पार्टी की पकड़ छूटती जा रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने सीएम का चेहरा तक बदल दिया। बिप्लब देव को हटाकर माणिक साह को कमान दे दी। बावजूद इसके फूट कम नहीं हो रही है और आज तो पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन सहयोगी इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक धड़ा शाही वंशज प्रद्योत किशोर देव वर्मा की पार्टी TIPRA मोथा में शामिल हो गया है। उन्होंने IPFT के खिलाफ अपनी अलग राज्य टिपरालैंड की मांग से हटने और बीजेपी को बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। जिस दल में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता शामिल हुए उसकी नींव पिछले साल ही रखी गई थी। कांग्रेस छोड़कर प्रद्युत ने TIPRA मोथा बनाया था। TIPRA मोथा के गठन के 2 महीने बाद पार्टी पिछले साल जिला परिषद में सत्ता में आई थी। वहीं अब उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। IPFT के कुछ नेता ये कहते हुए पार्टी में शामिल हुए कि TIPRA मोथा अकेले अलग राज्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। IPFT के महासचिव धनंजय त्रिपुरा ने TIPRA मोथा में शामिल होने के बाद कहा कि हम IPFT में आए क्योंकि इसने टिपरालैंड का वादा किया था, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। IPFT के कई और नेताओं के सितंबर के बाद पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन पर संकट के बादल छा सकते हैं, जबकि विरोधियों के हौसले बुलंद होंगे। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष कैसे इस टूट की भरपाई कर पाता है। त्रिपुरा में बीजेपी की अंदरूनी खींचतान पार्टी पर भारी पड़ सकती है, तो वहीं बीजेपी अब मिशन दक्षिण पर फोकस कर रही है, जिसकी शुरुआत तेलंगाना से की गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की सड़क इस वक्त भगवा रंग से रंगी हुई है। शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई थी। आज इस बैठक का दूसरा दिन रहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या तेलंगाना पर भी भगवा रंग चढ़ पाएगा, क्योंकि ये गढ़ है TRS का और लंबे वक्त से KCR तेलंगाना पर राज करते आए हैं। क्या बीजेपी KCR को उनके गढ़ में मात दे पाएगी? देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी इस वक्त दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 के लिए दिशा और दशा तय की गई है। 2024 में बीजेपी अपना फोकस दक्षिण भारत पर रखना चाहती है, लेकिन इस मिशन में सबसे बड़ी चुनौती KCR है, जो 2014 से PM मोदी की नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को इन 8 सीटों में से महज 1 सीट पर जीत मिली थी। TRS ने 12, कांग्रेस ने 2 और TDP ने 1 और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। 2019 में TRS 9 पर आ गई, कांग्रेस 3 पर चली गई, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी हैदराबाद सीट बरकरार रखी। ऐसे में 2024 में बीजेपी बड़ा उलटफेर करने के मकसद से हैदराबाद में ये बैठक कर रही है। अब KCR भी PM मोदी के इस खेल को समझ चुके हैं, इसलिए वो लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और PM मोदी के सामने खुद को बड़े विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब 2024 का चुनाव न सिर्फ KCR बल्कि पूरे विपक्ष के लिए अपनी साख बचाने का आखिरी मौका होगा। ऐसे में KCR भी हर मौके पर PM मोदी को घेर रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले ही दिन KCR ने PM मोदी को खरी खरी सुनाई। ऐसे में बीजेपी भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना को बैठक के लिए चुना है, जो TRS का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में KCR सरकार को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी की इस बैठक ने राज्य का सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 में TRS को प्रचंड बहुमत मिला था। तेलंगाना राष्ट्र समिति को कुल 119 में से 88 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। AIMIM को 7 सीटें मिली थी, बीजेपी को यहां 1 सीट और तेलुगु देशम को 2 सीटें मिली थी। और ये नजर आ रहा है कि KCR एक बार फिर 2018 का करिश्मा दोहराने की काबिलियत रखते हैं। KCR के गढ़ पर कब्जा करना बीजेपी के लिए अभी तक तो सपना ही है। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के बीच कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों की सीमा मिलने से किसी न किसी मुद्दे पर राज्य सरकारें आमने सामने आ जाती हैं।
अब तक SYL नहर को लेकर मची खींचतान खत्म भी नहीं हुई थी। इधर भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट से अपना अधिकार ही खत्म करने का संकेत दे दिया है। अब इसके बाद मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पंजाब और हरियाणा सरकारें फिर से आमने सामने हैं। चंडीगढ़ और SYL नहर के बाद अब हाईकोर्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान बुरी तरह से घिरते दिख रहे हैं। ये मुद्दा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के एक दावे के बाद सामने आया है। अपने इस दावे में सीएम खट्टर ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लिए न्यू चंडीगढ़ में अलग हाईकोर्ट की मांग की है। न्यू चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम मान से सफाई मांगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी या सीएम भगवंत मान की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खत भेजा था, जिसमें कहा गया कि 30 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सीएम भगवंत मान ने न्यू चंडीगढ़ में अलग हाईकोर्ट की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है जब पंजाब और हरियाणा के लिए अलग अलग हाईकोर्ट बनाया जाए। खट्टर के इस दावे पर पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि भगवंत मान को बताना चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में पंजाब के लिए हाईकोर्ट बनाने की बात कही है। न्यू चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अगर ऐसा है तो ये पंजाब के हितों के खिलाफ है। मौजूदा हाईकोर्ट बिल्डिंग ही पंजाब को दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ शुरुआत से पंजाब की ही राजधानी बना था। पंजाब में विपक्ष का साफ कहना है कि अगर पंजाब हाईकोर्ट चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ता है तो इससे चंडीगढ़ पर भी पंजाब का हक कमजोर पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में क्या है सच्चाई वो तो सीएम भगवंत मान ही बता सकते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी से आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये मामला आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के मॉनसून सत्र की। इस बार का संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है, जो जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बार मॉनसून सत्र पर देश की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि इस सत्र में कई ऐसे मुद्दे उठेंगे जो मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस में तो मंथन का दौर और तेज हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद का 18 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना चाहती है। वहीं विपक्ष अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, महंगाई, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसद का मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है। इस अवधि में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। ये मानसून का समय है। ऐसे में कृषि, बरसात के महत्वपूर्ण विषय भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई विधेयक भी संसद में पेश किए जाएंगे, जिनमें 4 विधेयक ऐसे हैं जो संसदीय समितियों के समक्ष विचारार्थ हैं और इन्हें पेश किया जा सकता है। जहां एक तरफ इस सत्र में सरकार विधेयक पास कराने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी केंद्र को घेरने के लिए कमर कस चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने कहा कि मानसून सत्र में जिन मुद्दों को उठाना है, उनके बारे में अगले कुछ दिनों के भीतर पार्टी के रणनीतिक समूह की बैठक में फैसला होगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना तय है। इनमें महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विषय प्रमुख हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान से देश का जो माहौल खराब हुआ है, वो विषय भी इस सत्र में उठेगा। हम जनहित के मुद्दों पर इस सरकार को आक्रामक ढंग से घेरेंगे। कांग्रेस नेता सुरेश ने सरकार पर चर्चा से भागने और सदन को जानबूझकर नहीं चलने देने का आरोप लगाया और कहा कि हम इस बार उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने और विपक्ष की बातों को सुनने के लिए तैयार होगी। अब कांग्रेस के इस तेवर से साफ है कि वो संसद सत्र में सरकार की घेराबंदी से पीछे नहीं हटेगी। यानी साफ है कि इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।